बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फौज ने 9 मई के 19 मुजरमान की सजाएं माफ कर दी हैं। आप यकीनन सुनकर हैरान होंगे कि अगर माफ ही करना था तो फिर सजा सुनाने की क्या जरूरत थी। तो बहरहाल फौज ने इन मुजरमान पर कोई एहसान अजीम नहीं किया। ये आखिर क्या माजरा है? क्या वाकई ही फौज ने ये बहुत बड़ा काम कर दिया कि 19 लोगों की सजाओं को माफ कर दिया, या बस ऐसे ही एक ड्रामा और तमाशा लगाया इन्होंने? चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने अपने 2 मुतालबात रख दिए हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल होगी, कौन से मुतालबात रखने चाहिए थे, जो मुतालबात रखे गए वो सही रखे गए या उसमें कोई कमी बेशी होनी चाहिए थी, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे। चलिए खैर, इस टॉपिक के ऊपर पहले भी तफसीलन बात कर चुके हैं, लेकिन इसको बिल्कुल मुख्तसर सा आज भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा वजीर आजम का कहना है कि दहशत गर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा और एक पेज पर आना होगा। इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की तरफ से एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर पोस्ट लगाई गई है, जो तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई तो जो सहाफियों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, उस हवाले से एक पोस्ट उनके अकाउंट से अपलोड की गई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फौज ने 19 मुजरमान की सजाओं को माफ कर दिया है। देखें, 9 मई के वाकयात के हवाले से जो सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ, तो पहले 25 लोगों को सजा सुनाई गई, 2 साल से लेकर 10 साल तक कैद बामुशक्कत। उसके बाद फिर 60 अफराद को सजा सुनाई गई, 2 साल से लेकर 10 साल तक कैद बामुशक्कत, जिसमें इमरान खान साहब के बांजे हसन न्याजी को भी सजा सुनाई गई। तो अब इनमें से 67 मुजरमान ने माफी की दरखास्त दी थी कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दें। तो फौज ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इनमें से 19 मुजरमान को माफ कर दिया है और उनकी रिहाई का ऑर्डर जारी कर दिया है। अब ये 19 मुजरमान वो हैं जिनको 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। तो अगर कानूनी हवाले से देखा जाए तो फौज ने कोई बड़ी मेहरबानी नहीं की, कोई बड़ा एहसान नहीं किया। आप ये समझ लें कि ऐसे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। ये कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मारा, कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, कोई बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं की और कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया, क्योंकि फौज अगर इन मुजरमान को ना भी छोड़ती तो इनकी सजा ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी थी और ये आइंदा 1, 2, 4 या 5 रोज के अंदर अंदर इन्होंने रिहा हो जाना था। देखें, कानून है कि जब भी किसी मुलजम को सजा सुनाई जाती है ना, तो गिरफ्तार होने से लेकर जितनी भी उसने सजा पीछे से भुगती है वो काउंट कर ली जाती है। अब ये वाकया कब हुआ? 9 मई 2023 को, यानी कि 2023 9 मई से ऑनवर्ड इसको काउंट करें तो ये बनते हैं 1 साल और 8 महीने, यानी कि तकरीबन पौने 2 साल की सजा भुगत चुके हैं। और जो भी मुजरम जिसको सजा सुनाई गई होती है, जो जेल के अंदर मौजूद होता है, तो उसे बहुत सारी माफियां दी जाती हैं। कोई खास इवेंट्स के हवाले से, ईद है, शबरात है, 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, 23 मार्च है, वगैरह वगैरह। और इस हवाले से जिस मुजरम का कंडक्ट अच्छा हो, मतलब कि उसका किरदार ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो नमाज पढ़ता है, वो तलावत करता है, उसने कुछ सूरतें याद कर ली हैं, गुड कंडक्ट की बुनियाद पर भी बहुत सारी माफियां मिल जाती हैं। आमतौर पर 1 साल सजा पाने वाले मुजरम को तकरीबन 8-9 महीने या मैक्सिमम 10 महीने जेल में रहना पड़ता है, उसके बाद उसकी रिहाई हो जाती है। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि फौज ने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, कोई बड़ा मार्का नहीं मारा। जिन मुजरमान को छोड़ा गया है इनको मैक्सिमम सजा 2 साल हुई थी और ये ऑलमोस्ट अपनी सजा भुगत चुके हैं। अगर उनके लिए माफी का ऐलान ना भी किया जाता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, इन्होंने तब भी रिहा हो जाना था, क्योंकि इनकी सजा पूरी हो चुकी थी। अच्छा, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रख दी हैं, बल्कि मैं समझूंगा 2 मुतालबात नहीं रखे, 4 मुतालबात रखे हैं। एक मुतालबा तो जो 9 मई के वाकयात के हवाले से जिन लोगों को पकड़ा गया, मुबैना तौर पर कहा जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौकफ है कि इनका 9 मई के वाकयात के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, लिहाजा इनको नाजायज तौर पर गिरफ्तार किया गया है, नाजायज तौर पर इनको सजा सुनाई गई है, तो लिहाजा इनको छोड़ दिया जाए, इनको रिहा कर दिया जाए। एक तो मुतालबा ये रखा गया और इसके साथ साथ एक मुतालबा इमरान खान साहब की रिहाई का भी रखा गया है। ये बात पहले नहीं थी, पहले सिर्फ ये था कि सिर्फ 9 मई के मुल्जमान को रिहा किया जाए। खैर, अभी भी इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उस वक्त तक मैं रिहा नहीं होना पसंद करूंगा जब तक कि
दिगर जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा नहीं कर दिया जाता। और इसके अलावा दूसरे जो मुतालबात थे 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन, 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से जुडिशल कमीशन, अब ये मुतालबात बाकायदा तौर पर हुकूमत के सामने रख दिए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जब तक हमारे ये मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ सकती और हुकूमत के पास 31 जनवरी तक का टाइम है। अगर 31 जनवरी तक हमारे मुतालबात को ना माना गया तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म हो जाएगा। जो हुकूमत को बेहतर लगे वो करे, जो हमें बेहतर लगेगा हम वो करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि जब तक हमारे ये मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक सिविल नाफरमानी की तहरीक जिसका आगाज हो चुका है खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, वो खत्म नहीं की जाएगी, वो मौखर नहीं की जाएगी। चलिए बहरहाल मेरा इसमें जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर करना चाहिए जब तक कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मखसूस डेडलाइन नहीं देनी चाहिए जी 31 जनवरी तक अगर बातचीत मुकम्मल ना हो सकी या हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो बातचीत का सिलसिला मजीद जारी नहीं रह सकेगा। मेरा ख्याल है कि इस लिमिटेशन को मुज़ाकरात में से बाहर निकाल देना चाहिए। हो सकता है जब बातचीत का सिलसिला चल रहा हो हुकूमत की तरफ से कुछ मामलात आ सकते हैं, कुछ मुतालबात आ सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कुछ बातें आ सकती हैं, वक्त लग सकता है। तो मेरा ख्याल है कि 31 जनवरी की डेडलाइन को दरमियान से निकाल देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जब एक दफा अब बातचीत का और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है तो फिर ये कहना कि असीरान को रिहा कर दो, इमरान खान को रिहा कर दो, जुडिशल कमीशन बना दो, बस। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात तो इससे ज्यादा हैं, क्योंकि उनका एक मुतालबा तो यह भी है कि 26वीं आईनी तरमीम गलत तौर पर मंजूर की गई, उसको वापस होना चाहिए। क्योंकि जब इमरान खान साहब की तरफ से फाइनल कॉल दी गई थी तो उस वक्त ये मुतालबा शामिल था कि जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम वापस नहीं हो जाती उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। एक ये भी थी कि जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती उस वक्त तक भी एहतजाज जारी रहेगा। एक ये भी थी कि जब तक 8 फरवरी के इलेक्शन को लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया उसका इंसाफ नहीं हो जाता, मैंडेट की वापसी नहीं हो जाती, उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन चलें, वो एहतजाज तो नाकाम हो गया। लेकिन जब सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात की गई थी उस वक्त मुतालबात कुछ और थे, यानी पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और आ गए। और अब जब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है तो मुज़ाकरात में थोड़ी सी तब्दीली आई है, मतलब कुछ मुतालबात रखे गए हैं और कुछ को छोड़ दिया गया है। जबकि मैं समझता हूं कि 26वीं तरमीम की बात भी होनी चाहिए थी, मैंडेट की वापसी की बात भी होनी चाहिए थी, मखसूस नशिस्तों की वापसी की बात भी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चलें, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो शुरू हुआ है ये किसी मुस्बत नतीजे पर जाकर खत्म हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी अच्छा हो, हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो। लेकिन इसके ऊपर मैं अपनी राय का इजहार पहले कर चुका हूं बड़ी तफसील के साथ कल की वीडियो में, मुख्तसर सा फिर भी बता देता हूं कि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका, अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव नतीजा निकलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब की रिहाई मुझे नजर नहीं आ रही, जो असीरान की रिहाई की बात करते हैं वो भी मुझे बाजार नजर नहीं आता, क्योंकि हुकूमत इस पर मौक़िफ़ इख्तियार करेगी कि मामला इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस का है या 9 मई के जो दिगर मुल्ज़मान हैं, सियासी कैदी हैं, उनका है। तो ये मामला अदालतों के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा बड़ा लॉजिकल है, मैं समझता हूं कि उसके ऊपर तो 100% कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए कि जितने सियासी कैदियों को पकड़ा गया है अदालतों की तरफ से इनको जैसे ही रिलीफ मिल जाए, मतलब इनको छोड़ दिया जाए, बरी कर दिया जाए, जमानत मंजूर हो जाए या इमरान खान की जमानत मंजूर हो जाए या उनको किसी केस में से बरी कर दिया जाए, तो उन्हें किसी दूसरे मुकदमे में नामजद ना किया जाए, किसी भी दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ्तार ना किया जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और कानून और आइन के मुताबिक है। देखें, ये तो मतलब जंगल का कानून भी तो चले शायद कोई कानून होता है, लेकिन ये तो उससे भी कुछ हटके है कि अदालतें रिलीफ देती हैं, जमानतें मंजूर करती हैं, बंदों को बरी कर देती हैं, जैसे ही रिहा किया जाता है तो दोबारा से उनको पकड़ लिया जाता है, किसी न किसी दूसरे मुकदमे में उनको नामजद कर दिया जाता है और उनकी रिहाई नहीं होती। ये मैं समझता हूं कि कानून की तौहीन है, ये अदलिया की तौहीन है, ये जजेस की तौहीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चलें, जहां तक बात जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से है तो मैंने कल भी अपने ख्याल का इजहार किया था कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि उनकी मर्जी का कमीशन बने, हुकूमत कोशिश करेगी कि उनकी मर्जी का कमीशन बने।
اب دیکھیں یہ لڑائی ہے دو ان لوگوں کے درمیان جس میں ایک ملزم ہے اور ایک مدعی ہے، یعنی کہ مدعی ملزم کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ جناب آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، یعنی کہ اپنے ہی خلاف آپ عدالت لگا لیں اور اپنے ہی خلاف آپ فیصلہ دے دیں۔ تو 9 مئی کے واقعات ہیں یا 26 نومبر کے واقعات ہیں، تو اس کا الزام تو ڈائریکٹلی حکومت کے اوپر ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف تو اس میں مدعی ہے، وہ تو چاہے گی کہ اسے انصاف ملے، لیکن انصاف مانگ کس سے رہے ہیں؟ اس سے انصاف مانگ رہے ہیں جس کے خلاف الزام ہے۔ تو حکومت کیسے اپنے خلاف کمیشن بنا دے گی؟ وہ تو چاہے گی کہ ان کی مرضی کے ججز ہوں، ان کی مرضی کا فیصلہ ہو، جبکہ پاکستان تحریک انصاف چاہے گی کہ ان کے مرضی کے ججز ہوں یا ان کی مرضی کا فیصلہ ہو یا نیوٹرل ججز پہ مشتمل جوڈیشل کمیشن ہو۔ تو میرا خیال ہے یہاں پہ آ کے ٹکراؤ کی صورتحال بن جائے گی، جب تحریک انصاف اپنی من مانی کرنے کی کوشش کرے گی اور حکومت اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گی، اپنی مرضی کے ججز کو کمیشن میں شامل کرنے کی کوشش کرے گی، تو وہاں پہ ڈیڈ لاک ہو جائے گا۔ جب میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن حکومت نہیں بنائے گی، مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے عمران خان صاحب کی، اور جو بھی 9 مئی کے سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی نہیں ہوگی۔ یہ میری رائے ہے، میرا خیال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ خیال غلط ہو، لیکن بظاہر جو صورتحال نظر آتی ہے، جس طرح سے میں نے کل بھی ایک مثال دی تھی کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ مقتول قاتل سے یہ کہے کہ جناب آپ اپنے خلاف ہی عدالت لگا لیں، اپنے خلاف ہی مقدمہ درج کر لیں، اپنے آپ کو گرفتار کر لیں، اپنا خود ہی ٹرائل کر لیں، اپنے خلاف فیصلہ دے دیں اور خود ہی پھانسی پر چڑھ جائیں۔ تو ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ اب سارے کے سارے الزامات تو حکومت کے اوپر ہیں کہ انہوں نے مارا، انہوں نے قتل کیا، انہوں نے گولیاں چلائی، انہوں نے اغوا کیا، انہوں نے گمشدہ کر دیا، انہوں نے زخمی کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب حکومت کے خلاف الزامات بڑے سنگین نوعیت کے ہیں، تو حکومت کیسے یہ سب کچھ افورڈ کر سکتی ہے کہ اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کو لے کر اپنے خلاف ہی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے؟ تو نہیں ایسا لگتا کہ حکومت کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی اور اس میں کمیشن بنائے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے 9 مئی کے واقعات کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، انہیں چاہیے تھا کہ 26 نومبر کے واقعات کو لے کر بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرتے، تاکہ اگر 9 مئی کے حوالے سے چونکہ نمبر لگ چکا ہے اور چند روز میں اس کی سماعت ہوگی، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کا قیام کر دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ 26 نومبر کے واقعات کو لے کر بھی ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات آ رہی ہو کہ جی جوڈیشل کمیشن کیا ہوتا ہے، جوڈیشل کمیشن اگر بنا دیا گیا تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یا کیا اس میں سے کسی کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے، کسی کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، کسی کو سزا دی جا سکتی ہے یا کہ نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 9 مئی کے واقعات کو دیکھیں یا 26 نومبر کے واقعات کو دیکھیں، اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، فرض کر لیں حکومت کی طرف سے بن جائے یا عدالت کی طرف سے بن جائے، تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی سالڈ پروف ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا، ثبوت کوئی نہیں، سینکڑوں لوگوں کو اغوا کر لیا گیا، گمشدہ کر دیا گیا، ثبوت کوئی نہیں، سینکڑوں لوگوں کو زخمی کر دیا گیا، ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف اپنی اس موقف کو ثابت نہیں کر پائے گی اگر جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیا گیا تو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اور فرض کر لیں کہ اس کی رپورٹ آ بھی جاتی ہے، تو میکسیمم کیا ہوگا؟ جوڈیشل کمیشن معاملے کو دیکھ سکتا ہے، انکوائر کر سکتا ہے، ایویڈنس کلیکٹ کر سکتا ہے اور الٹیمیٹلی کسی نہ کسی کے اوپر ذمہ داری عائد کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر سکتا، کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا، کسی کا ٹرائل نہیں کر سکتا، کسی کو گناہ گار یا بے گناہ نہیں کر سکتا، کسی کو سزا نہیں دے سکتا، کسی کو بری نہیں کر سکتا۔ تو جوڈیشل کمیشن اگر بن گیا اور اگر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ گئی تو وہ میکسیمم کسی نہ کسی کے اوپر ذمہ داری عائد ہو سکتی ہے، کسی کو سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے مطالبات رکھے ہیں، اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات پر جوڈیشل کمیشن بنانے اور عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ مذاکرات میں رکھ دیا گیا ہے۔
ज़राए का कहना है कि पीटीआई ने हुकूमत को सियासी कैदियों पर मजीद केस कायम ना करने का मुतालबा भी किया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की जानब से कहा गया है कि जो केस मौजूद हैं इन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। पीटीआई की जानब से यह भी कहा गया है कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केस ना बनाए जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत होने वाले इजलास में पीटीआई की जानब से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर और असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम राजा शरीक हुए। हुकूमत की जानब से मुज़ाकरात में राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर शामिल हुए। अब जब तक कि हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबात रखे गए हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूं और इसमें अपने ख्याल का इजहार कर चुका हूं कि वो मुज़ाकरात कामयाब होते हुए या जो डिमांड्स रखी गई हैं वो पूरी होती हुई बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। अच्छा, इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर शहादतें दे रही हैं। वजीर आजम ने पारा चिनार अमन मुआहदे पर तमाम फरीकैन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पारा चिनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा दिल खराश वाक़या क़यामत तक नहीं होना चाहिए। चलें, सबसे पहली बात तो यह है कि जो पुरम का मामला था वो खुश असलूबी से हल हो गया, पार्टीज के दरमियान कंप्रोमाइज हो गया, ग्रैंड अमन जिरगा जो बनाया गया था वो अपने मकासद में कामयाब हो गया, ये मुआहदा तहरीर हो गया, पार्टीज के दरमियान कंप्रोमाइज हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जितने माह तक ये सिलसिला चलता रहा, दो कबीलों के दरमियान लड़ाई झगड़ा, गोलियां चलती रही, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, रस्ते ब्लॉक हो गए, लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खुराक की सप्लाई ना हो सकी, अद्वियात की सप्लाई ना हो सकी, जिसकी वजह से तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चों की अमवात भी हो गई। तो चलें, अच्छा हो गया। मैं इसमें हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर समझता हूं, स्टेट का भी फेलियर समझता हूं, केपी की हुकूमत का भी फेलियर समझता हूं कि ये मसला इतनी देर तक नहीं लटका रहना चाहिए था, इसको बहुत पहले हल कर लेना चाहिए था। लेकिन स्टेट इस मसले को हल करने में और केपी की हुकूमत इस मसले को हल करने में बर वक्त नाकाम रही। लेकिन चलें, अल्लाह अल्लाह करके ये मसला अब हल हो चुका है। अच्छा जी, वजीर आजम का कहना था कि मुआशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक दिन रात काम हो रहा है, बिजली की कीमतों में खातिर कमी हुई है, मैक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर बेहतर हुए हैं, महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आई है, 5 माह में तरसीलाती जर में 34% इजाफा हुआ है, जर मुबादला के जखायर 12.5 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये सब कामयाबियां टीम मैनेजमेंट की मरहून मिन्नत हैं। वजीर आजम ने कहा कि 9.5 माह में हुकूमत को बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा, बाहमी तावन और इज्तिमाई काविशों से चैलेंजेस का सामना किया। सेंट्रल एशिया की रियासतों से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, सब चाहते हैं पाकिस्तान से रवाबत बढ़े, एक्सपोर्ट हो, सऊदी अरब, यूएई और कतर के साथ MOU साइन हुए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। इमरान खान और बुशरा बीबी डाला जेल में मौजूद थे, तो उन्होंने जो सहाफियों से बात की उस हवाले से उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई गई, वो मैं आपके सामने रखता हूं। साबिक वजीर आजम इमरान खान की डाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। सबको नया साल मुबारक, 2025 हकीकी आजादी का साल है जिसमें घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निजाम को शिकस्त होगी। इंशाअल्लाह इस आमराना दौर में शख्सी आजादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हकूक की पामालियों और अदारों की तबाही ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निजाम बल्कि कानूनी और मुआशी निजाम को भी धर्म भरम कर दिया है। जिस बोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई, इससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर अलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। मुशर्रफ दौर में भी हम फौज की मुदाखलत पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें इस किस्म की जबरो फस्तायत का सामना नहीं करना पड़ा। वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासी मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह से नहीं उठाती थी। आईनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निजाम को तबाह किया गया और काजी फायद ईसा की बाकियात को अदालती निजाम का कब्जा दे दिया गया ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के जेर असर करवाए जा सके। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए थे। सोमवार को अलकादर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूं। ऐसे ही ला कानूनियत पर मबनी फैसले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स जैसे फैसलों से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो गया है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहां कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में अब भी ग्रोथ रेट 0 है। जब मुआशी तरक्की ही नहीं होगी तो ना हम कर्जों से निकल पाएंगे और ना ही बेरोजगारी का खात्मा होगा।
पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे, इससे मुतल्लिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अच्छा चलिए जी, इमरान खान साहब की ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान के जो भी मामलात हैं, पाकिस्तान के जो भी फैसले हैं, वो पाकिस्तान में ही होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अमेरिका के उन अल्फाज की या उन बातों की भी मज़म्मत करनी चाहिए जिस तरह से अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि इमरान खान के खिलाफ झूठ पर मबनी मुकदमात बनाए गए हैं और उनको रिहा होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को उस बयान की मज़म्मत करनी चाहिए और पाकिस्तान के 4 अदारों के ऊपर जो अमेरिका की तरफ से पाबंदी लगाई गई, मेरा ख्याल है कि उस हवाले से भी इमरान खान साहब को अमेरिका की मज़म्मत करनी चाहिए। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के हवाले से भी अमेरिका की मज़म्मत करनी चाहिए। यानी अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है, इंग्लैंड है, जो कोई भी है, अगर वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करता है या उस हवाले से बात करता है तो मेरा ख्याल है कि उसकी मज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मामलात में किसी को भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा जी, खान साहब कहते हैं लेकिन जब बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला होता है तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना फितरी अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे अदारे इसीलिए हैं, दुनिया की तमाम ज़ी शऊर इंसान बुनियादी हकूक़ की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अरस्तू ने भी यही कहा था कि हर शहरी का फ़र्ज़ है कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो तो आवाज़ उठाए। दो किस्म के लोग ही इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ बुलंद नहीं करते, एक खुद गर्ज़ और दूसरे बुज़दिल। ट्रंप से यही तवक्को है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम इत्मीनाद के जरिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी, जो सारी दुनिया जानती है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, हमारे मुतालबात जायज़ हैं। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन का क़याम, सियासी क़यादियों की रिहाई। DGISPR 9 मई पर सरीह गलत बयानी कर रहे हैं। सीधा असूल यही है कि जिसने CCTV फुटेज चुराई उसने ही 9 मई करवाया। मिलिट्री कोर्ट से फैसले भी इसलिए करवाए गए कि वहां किसी ने CCTV फुटेज मांगी ही नहीं थी। 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारकर हमारे लोगों को शहीद किया गया। जब भी इन 2 वाक़यात की शफाफ तहकीकात होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। मुज़ाकरात और इसके साथ साथ तरसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम भी जारी है। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात की मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बाइकाट मुहिम पे दोबारा गौर किया जा सकता है। मुझे बिलवास्ता तौर पर बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पहले मेरे असीर कारकुनान और रहनुमाओं को छोड़ा जाए, इसके बाद मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। मैं आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ूंगा और अपनी कौम से भी यही उम्मीद रखता हूं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।